नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परम अखिल क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों की एक नया इनिशिएटिव है कि ओवरऑल हम लोग क्या काम करेंगे कि जितने भी पीसीएस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, हम उन सारे एमसीक्यूज़ को करने का काम करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि बहुत जल्द समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि कमीशन ने इस बात का डिस्क्लोज भी किया है कि अक्टूबर के मिड वीक में लगभग नोटिफिकेशन आएगा, और अगर अक्टूबर के मिड वीक तक नोटिफिकेशन आया तो ये मान के चलिए कि लगभग जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक तक हम लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये मैं और मेरी टीम का इनिशिएटिव है कि ओवरऑल टिल एग्ज़ाम तक, कब तक, टिल एग्ज़ाम तक, मैं थोड़ी सी लिखने की भी कोशिश करता हूँ कि टिल एग्ज़ाम तक हम लोग कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो हम लोग कवर कर लें टिल एग्ज़ाम तक। ठीक। और टिल एग्ज़ाम तक हम करेंगे क्या, तो जितने भी आपके मार्केट में प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, अभी हम किसका करने जा रहे हैं, पीसीएस मंत्रा का। तो अभी हम करेंगे पीसीएस मंत्रा का। पीसीएस मंत्रा के जस्ट बाद में हम जो करेंगे वो हम करेंगे ध्येय का। ध्येय का हम करेंगे। इसके बाद फिर हम दृष्टि का करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग अगर अवेलेबल है तो परीक्षा प्लस का भी कर लेंगे, नहीं तो फिर इसके बाद हम लोग जीएस वर्ड का करेंगे। एंड देन संस्कृति का करेंगे। तो पीसीएस मंत्रा का हम लोग लगभग 10 और प्लस 3 हिंदी 13 करेंगे। ध्येय का लगभग हम लोग 10 से 13 इसका भी करेंगे। दृष्टि का भी हम लोग लगभग 10 से 15 टेस्ट करेंगे। जीएस वर्ड का हम लोग 10 प्लस 3 हिंदी का करेंगे। संस्कृति का ओवरऑल हम लोग 10 टेस्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, साथ ही में अगर आप देखेंगे ढंग से तो पिछले जितने भी हमारे पीसीएस के एग्ज़ाम्स हुए हैं, पीसीएस एग्ज़ाम्स के 13 साल के पीवाईक्यू ये हम यहाँ पे करेंगे। एंड 2018 से पहले की अगर मैं बात करूँ तो 8 साल का ये पीक्यूवाई या पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, तो हम लोग ये पीसीएस का करेंगे। देन फिर हम पर आएंगे आरओ एंड एआरओ का, जो एग्ज़ाम हुआ है कमीशन का, उस कमीशन के लगभग 5 से या 6 प्रैक्टिस सेट हम इसके करेंगे। और हिंदी, देखिए आर ओ का 2 है, 5 से 6 तो प्री का और 5 से 6 ही मेंस का। तो मान के चलें कि हमारे पास ये 5 से 6 नहीं होगा, लगभग ये हमारे पास 10 से और 12 होगा। ठीक। तो ये हम कितना यूज़ करेंगे, लगभग 10 से 12 प्रैक्टिस सेट हम आर ओ का करेंगे, और लगभग 10 से ही 12 हम लोग किसका करेंगे, हिंदी का करेंगे। ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस सेट ओवरऑल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो लगभग कितना हो जाएगा, तो 10 और 8 18 सेट हमारा ये हो जाएगा। और लगभग मान के चलिए आर ओ का 10 और लगभग 10 या 12 के आसपास, तो मैं इसको 12 मान लेता हूँ। तो मतलब 12 और 20 ओवरऑल 30 प्रैक्टिस सेट हम लोग किसका करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे जो कमीशन का है। उसके बाद 10 10 20 10 30 10 40 और 10 50 जो सेट है ये हम किसका करेंगे, ये हम डिफरेंट कोचिंगों का करेंगे। तो टिल एग्ज़ाम तक हम लोग 80 सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन कर चुके होंगे, ये हम सबका टारगेट है। साथ ही साथ में हिंदी के भी हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे। तो मान के चलिए कि कम से कम 20 से और 25 सेट हम लोग किसका करेंगे, हिंदी का करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखें तो 80 सेट जीएस का और 20 से 25 सेट हिंदी का। तो ओवरऑल टिल एग्ज़ाम तक हम लोग कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट कर चुके होंगे, और 100 प्रैक्टिस सेट हम लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। डेली शाम को आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अगर लंबी वीडियो होगी तो हम लोग 50-50 या 70-70 क्वेश्चन देखेंगे, और कोशिश होगी तो हम लोग लगातार लेकर के चलेंगे। क्लियर है। तो इन चीज़ों पर भी हम लोग ध्यान देंगे, जैसा होगा हम लोग मैनेज कर लेंगे। और एक सबसे ख़ास बात अगर मैं आपको बताऊं, अभी तो हम लोग इस पर ही प्रैक्टिस सेट करेंगे। 15 दिन के भीतर, कितने दिन में, 15 दिन के भीतर आपको परम अखिल का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट भी मिल जाएगा।
तो जो हमारा एप्लीकेशन हमारी वेबसाइट होगी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 15 दिन का मतलब मान के चलिए कि 1 अक्टूबर तक आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा और अक्टूबर लास्ट तक हमारा वेबसाइट आपको मिल जाएगा। और जब हमारा आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा तो एप्लीकेशंस पे जितने भी ये मैंने आपको बोले हैं 80 सेट जीएस के और लगभग ये 25 सेट हिंदी के, ये दोनों सेट आपको मेरे एप्लीकेशंस पे ओवरऑल फ्री ऑफ कॉस्ट एज आ मॉक प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए एंड आफ्टर दैट जब मेरी एप्लीकेशन आएगी तो ये लगभग 80 से 100 जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा ये हम लोग करने का काम करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग पीसीएस मंत्रा का सेट नंबर 1 को करने की कोशिश करते हैं और आप लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते रहिएगा और उसका रिस्पॉन्ड करते रहिएगा, ठीक है। ये जो पहला सेट है ये ओवरऑल हिस्ट्री का है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सब के सब हिस्ट्री के हैं। सो जितने भी प्रश्न हम कर पाएंगे जिससे कि हमारा वीडियो लंबा ना होने पाए, इसलिए कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हम हल करेंगे। क्लियर। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। कई बार तो हम लोग है या नहीं है में अपने प्रश्न को गलत कर लेते हैं। ऑप्शन के तौर पे है नहरान, नौदा टोली, खैराडीहा या खैराडीहा और सुहगौरा। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। मेरे दोस्त आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तांबे के और पत्थर के उपकरणों के साथ साथ उनके प्रयोगों का जो प्रचलन रहा है वो प्राचीन संस्कृति के इतिहास में आपको देखने को मिला है। और चूंकि एक ऐसा सामान जहाँ पे तांबे का प्रयोग किया जाने लगा, उस वाले एरिया को या उस वाले क्षेत्र को हम ताम्रपाषाणिक साइट के तौर पर जानते हैं, जहाँ तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग किया जाने लगा था। भारत में जिन स्थानों पे ये तांबे और पत्थर के उपकरण पाए गए उनके नाम आपको दिए हैं और पहचानना है कि वो कहाँ पर है। तो जो सबसे ज़्यादा बस्तियाँ भारत में पाई गई हैं ताम्रपाषाण युग की, वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई गई हैं। दक्षिणी पूर्वी मतलब साउथ ईस्ट राजस्थान में पाया गया हुआ है। इसके बाद में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में पाया गया है, महाराष्ट्र में पाया गया है, महाराष्ट्र के साथ साथ में और आपके यूपी में पाया गया है। तो इन क्षेत्रों में ओवरऑल ताम्रपाषाणिक साइट्स पाए गए हैं। ऑप्शन के तौर पर आपको बताना है और अब सबके ऑप्शन के तौर पर आ रहा है कौन सा, नौदा टोली। और नौदा टोली है कहाँ, अगर उत्तर प्रदेश में नौदा टोली नहीं है तो ये कहाँ है, तो मेरे दोस्त नौदा टोली आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। क्लियर। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ है। नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। देखिएगा ओवरऑल सबसे पहला जो हमारे यहाँ युग माना गया है टाइम होराइजन हिस्ट्री में, वो पाषाण काल को माना गया। और पाषाण काल को सुविधा के तौर पर हम 3 रूपों में विभाजित करते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। मतलब ओवरऑल हम पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग के आधार पे हमने उसके काल का विभाजन किया। पाषाण काल तो है पूरा पाषाण काल यानी पत्थरों का काल है। अब किस पत्थर काल में कैसा निर्माण हुआ, उन पत्थरों के आकार के तौर पे हमने उसका काल विभाजन किया। जैसे कि अगर आप पूरा पाषाण काल देखेंगे तो पूरा पाषाण काल में आपको हैंड एक्स मिल जाएगा, क्लीवर मिलेगा, स्क्रैपर मिल जाएगा। जो आप पढ़ते हैं कभी कभी पे सोहन घाटी या बेलन घाटी, नर्मदा घाटी वाला रीजन, वो सब के सब आपको पूरा पाषाण पे मिल जाएगा। मैं टिक नहीं कर रहा हूँ वरना आप बोलेंगे वही ऑप्शन होगा। मध्य पाषाण में जो आप देखते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा प्रतापगढ़ का सराय नाहर राय या दमदमा है, मैदहा है, ये सब के सब कौन से स्थान है, मध्य पाषाण काल है। वहीं नवपाषाण काल में हमें कृषि के उपकरणों के साक्ष्य मिलने लगे थे। जैसे कि मेहरगढ़ में सबसे पहले हमें धान की भूसी या खेती के साक्ष्य मिले थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे अब जो हमारे यहाँ पे माना जाता है, ओवरऑल पहले माना जाता था बट अब जो रिसेंटली है ये उत्तर प्रदेश का, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये आपका जो आंसर होगा वो तो आंसर हो जाएगा आपका ए, नवपाषाण काल। बट नवपाषाण काल में भी कहाँ पर ये है, तो मेरे दोस्त यूपी संत कबीर नगर, यूपी का संत कबीर नगर ज़िले में आपको देखने को मिलेगा। और उसका नाम क्या है, लहुरा देवा नाम है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
लहुरा देवा। क्लियर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लहुरा देवा। ठीक है, मैं पेन की साइज़ को थोड़ा सा थिकनेस को कम कर लेता हूँ जिससे मुझे लिखने में आसानी होगी। क्लियर, तो ओवरऑल अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि ये हड़प्पा स्थल है, उसका किसने उत्खनन किया है? नहीं, उत्खनन नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा, उत्खनन नहीं किया है। पहला है हड़प्पा राखलदास बनर्जी, तो हमें पता है कि राखलदास बनर्जी ने नहीं किया था। हड़प्पा की बात अगर करूं तो दयाराम साहिनी ने किया था। ठीक, दयाराम साहिनी ने किया था। तो पहला ही गलत है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। और अगर पहला सही होगा तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। दूसरा चुनहुदड़ों का तो मैके ने किया था। ठीक है, चुनहुदड़ों का मैके ने किया था, तो ये सही है। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा, तो ये भी गलत हो गया। सही के तौर पे कौन सा होगा? विकल्प डी इज़ द राइट ऑप्शन। और हम लोगों का जो डी विकल्प है ये सही होगा। चुनहुदड़ों की फिर किसने किया था? तो चुनहुदड़ों का यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। वहीं पे अगर मैं लोथल की बात करूं तो लोथल का SR राव ने किया था। इन्होंने, भाई साहब ने नहीं किया था, लोथल का SR राव ने किया था। वहीं पे कुछ और, अगर मोहनजोदारो की मैं बात करूं, कहीं मोहनजोदारो है नहीं, अगर मोहनजोदाड़ो की मैं बात करूं, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मोहनजोदाड़ो, तो राखल दास बनर्जी ने किया था। राखलदास बनर्जी ने, ये जो राखलदास बनर्जी है इन्होंने ही मोहनजोदारो का किया था। वहीं धौलावीरा का इन्होंने किया था RS विस्ट ने, इन्होंने किया था धौलावीरा का। मैं ये लिख दे रहा हूँ धौलावीरा का। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल जो प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर यानी हड़प्पा के बाद के कालों में का प्रतिनिधित्व करता है। यूपी PCS का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा गया है। मोहनजोदारो, बनावली, हुलास या मांडा, ये चारों ऑप्शन हैं और चारों का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। देखिए, अगर मैं बात करूँ इस प्रश्न की तो मेरे दोस्त आपको पता होगा कि इसका राइट ऑप्शन है मांडा। और मांडा है कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर में, और सबसे ख़ास बात है कि पूरा का पूरा जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, इस तरीके से देखने को मिलता है। मतलब हम ऐसे कहते तो हैं लेकिन इस प्रकार से आपको पूरी की पूरा सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिल जाता है। क्योंकि इसका जो ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला रीजन है तो उसी के आसपास का एरिया माना जाता है कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर ये ओवरऑल रहा है। तो इसका जो ये उत्तर वाला रीजन है, जो अंतिम बिंदु है ये वाला, ये जम्मू कश्मीर का मांडा ज़िला है। ठीक, ये है जम्मू कश्मीर का मांडा ज़िला। और उत्तर प्रदेश का कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा कि इसका जो अंतिम पॉइंट है उत्तर प्रदेश में वो कौन सा क्षेत्र माना जाता है, या उसका अंतिम जो पॉइंट है पूर्वी तट को लेकर के वो कौन सा है, पश्चिमी तट को लेकर के वो कौन सा है। इन दोनों को लेकर के आपको कमेंट करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दैमाबाद गोदावरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर यमुना नदी, सुतका गेंडोर दाशक नदी और मांडा सिंधु नदी। बस आपको ये बताना है कि कौन सा किस नदी के तट पर ओवरऑल स्थित है और कौन सा किसके नदी पर स्थित नहीं है। दैमाबाद किस नदी पर है? तो दैमाबाद आपको पता है मेरे दोस्त कि ये गोदावरी पे नहीं है, प्रवरा नदी पे है। ठीक, पहली बात तो ये आप जानिए। आलमगीरपुर ये यमुना नदी पे नहीं है, ये हिंडन नदी पर है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये हिंडन नदी पर है। उसके बाद में मांडा आपको ये पता होना चाहिए सिंधु नदी पे नहीं है, ये चेनाब नदी पर है। ठीक, और सुतका गेंडोर ये कहाँ पर है? तो सुतका गेंडोर मेरे दोस्त ये दाशक नदी पर है। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। यही आपको बताना है कि सी इज़ द राइट आंसर। इसके साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं मोहनजोदारो तो वो सिंधु नदी पर है, हड़प्पा रावी नदी पर है, रोपण सतलज नदी पर है, मांडा आपको मैं बता चुका हूँ कालीबंगा घग्घर नदी पर है, लोथल भोगवा नदी पर है, सुतका गेंडोर मैं बता चुका हूँ, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है। ये हिंडना मैं लिख दिया हूँ, ये हिंडना नहीं है मेरे दोस्त, ये हिंडन नदी है। क्षमा चाहूँगा, ये हिंडना नहीं है, हिंडन नदी है। क्लियर, हिंडन नदी पर आपको मिल जाएगा। कोटजी आपको सिंधु नदी पे मिलेगा, बनवाली आपको प्राचीन जो सरस्वती नदी है उस पर मिलेगा, चुनहुदड़ो सिंधु नदी पर मिलेगा। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि कौन किस नदी के तट पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का स्थल सातुलाई
वर्तमान में किस देश में स्थित है। ये नॉर्मली रेंडमली प्रश्न है जो कि कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है। तो मेरे दोस्त ये बहुत टेक्निकल नहीं है, ये ओवरऑल हमें कहाँ देखने को मिलता है, अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया जाता। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग हर बार कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है। तो आपको पता है मेरे दोस्त, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों से लगभग 4 से 5 हज़ार से ज़्यादा भी मोहरें हमें देखने को मिली हैं, जो आम तौर पे चौकोर सेलखड़ी की बनाई जाती थी। ये मैं लिख दे रहा हूँ, जो मोहरें हैं ये किस आकार में है, तो ये है चौकोर और सेलखड़ी की बनी थी। ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा हुआ है कि किस धातु की बनी। तो ये धातु नहीं थे मेरे दोस्त, सेलखड़ी मिट्टी का माना जाता है, जो आप देखते हैं उसका बनाया जाता था। साथ ही में इन मोहरों पे जो पशुओं का अंकन है, पशुओं का अंकन है, ये बात रखिएगा किसी भी मोहर पे घोड़े के हमें चित्र नहीं मिलते हैं। तो किसके किसके हमें चित्र मिले हैं, ओवरऑल हमें बैल के चित्र मिले हैं, हिरन के चित्र मिले हैं, गैंडा के चित्र मिले हैं, लेकिन हमें कहीं भी घोड़ा का चित्र देखने को नहीं मिला है। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन आपको असत्य ढूंढना है। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे और देखते हैं एक एक कथन को ये क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, चलो ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी, ठीक है। हड़प्पा वासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। देखिएगा, सबसे खास बात मैं हड़प्पा वासी की बात करूं तो हड़प्पा जो लिपि है वो सच में भाव चित्रात्मक है और हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। साथ ही साथ में हड़प्पा जो समाज है वो मातृसत्तात्मक रही है और हड़प्पा समाज में धर्म के जो रीति रिवाज है उसमें समानताएं नहीं थी, बहुत प्रकार की भिन्नताओं को हमें देखने को मिला। क्योंकि आप देखेंगे कि हड़प्पा काल में विभिन्न प्रकार के आपको कम्युनिटीज़ भी मिली हैं, विभिन्न प्रकार के आपको विविधता भी मिला है। निम्न जात और उच्च जात के लोगों को भी आपको देखने को मिला है, क्योंकि हमेशा आपको दो टीले मिले हैं, एक उच्च वर्ग के लिए और एक निम्न वर्ग के लिए। तो यह माना जाता है कि वो धार्मिक रीति रिवाज को लेकर के भी थोड़ी बहुत भिन्नताएं थी। देवी देवताओं को मानने के तरीके में भिन्नताएं थी, प्रकृति की पूजाओं में थोड़ी बहुत भिन्नताएं मिली थी, पशु पूजा में आपको थोड़ी बहुत भिन्नताएं मिली हैं। तो समानता हमें देखने को नहीं मिली है, कहीं ना कहीं हमें भिन्नता देखने को मिली। और हाँ, हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसीलिए वस्तुओं के साथ में जो हमारे कब्रगार हैं या दाह संस्कार की या दफनाने की जो परंपरा रही है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को रखा जाता था। माना जाता था कि पुनर्जन्म के साथ या इनके साथ में ये वाली वस्तुएं भी इन्हें प्राप्त होंगी। तो ये सारी कथन इसके ओवरऑल सही हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा एक प्रचलित मत है। बाढ़ एवं भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग का परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, उपरोक्त सभी। तो मेरे दोस्त आपको पता है कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु मतलब क्या है, ये 7 नदियों वाला क्षेत्र। और ये 7 नदियाँ कौन कौन सी नदी थी इसमें, तो एक तो वो जो आप पंचनद के नाम से जानते हैं, और वो पंचनद कौन कौन से हैं, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु, और एक सरस्वती थी आपकी सरस्वती। तो इन 7 नदियों को मिला करके या इन वाले रीजन को क्या कहा जाता था, सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। तो इसमें से कौन कौन सी नदी शामिल नहीं है, तो मैंने ओवरऑल आपको बताया है कि सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु और एक सरस्वती, ये सारी नदियाँ विद्यमान थी। सो इसमें से कौन सा नहीं है, गोमल नहीं होगा। बाकी सारी की सारी नदियाँ ओवरऑल सप्त सिंधु प्रदेश में हमें देखने को मिलती हैं। गोमल का वर्तमान नाम मैं आपको बता दूं, वरना आप कहेंगे कि वर्तमान नाम गोमल का है क्या। तो गोमल का जो वर्तमान नाम है मेरे दोस्त वो है गोमती। गोमल का वर्तमान नाम है गोमती नदी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सातपत ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कमीशन हमेशा कभी सामवेद को पूछेगा, कभी ऋग्वेद को पूछेगा, यजुर्वेद को पूछेगा, कभी अथर्ववेद को पूछेगा, किसी न किसी को वो हमेशा पूछता रहता है। सो ओवरऑल हमें ये जानना जरूरी है कि कौन किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। और एक सबसे खास बात है मेरे दोस्त कि ये भी पूछा जाता है
कि किस वेद को या किस ग्रंथ को करने वाले जो ऋषि मुनि हैं उन्हें क्या कहा जाता था। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ऋग्वेद जो पढ़ने वाले ऋषि मुनि थे उन्हें होत्र कहा जाता था, तो ये आप जान लीजिए, इन्हें होत्र कहा गया है। वहीं पे अगर मैं साम वेद की बात करूं तो इन्हें उदगताय या उदगताय कहा जाता था, जो इसे पढ़ने वाले ऋषि मुनि थे उन्हें उच्चारण करने वाले लोगों को कहा गया है। वहीं पे यजुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो यजुर्वेद के अधुर कहा गया है, और अथर्ववेद को करने वाले को ब्रह्म कहा गया है। तो इनके उच्चारण करने वाले जो पुरोहित हैं उन पुरोहितों को ये वाले शब्द से उच्चारित किया जाता था। अब अगर इनके ब्राह्मण ग्रंथों की बात की गई है तो वहीं पे अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, तो मेरे दोस्त ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशिकी। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप याद रख लीजिएगा, ऐतरेय, यवम, कौशिकी। ठीक, वहीं पे अगर मैं सामवेद की बात करूं तो इसको पंचविश कहा जाता था, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश है। ठीक, वहीं पे यजुर्वेद की मैं बात करूं तो सातपद ब्राह्मण है। ठीक, यजुर्वेद का सातपद ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। मेरे पास जगह कम है तो मैं ये लिख दे रहा हूँ, सातपद ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। सातपद और तैतरीय ब्राह्मण यजुर्वेद का है। वहीं अथर्ववेद का गोपथ है, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। क्लियर, तो यहाँ से एक प्रश्न से ओवरऑल हम लोगों ने कितनी चीज़ों को देख लिया है, 8 चीज़ों को। 4 हमने ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए और 4 हमने उनके उच्चारण करने वाले पुरोहितों को देख लिया। तो मेरे दोस्त इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 का ए, यजुर्वेद। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा जाता था, तो ये बहुत छोटू सा प्रश्न है। उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता इंद्र को माना गया। उत्तर वैदिक काल में कृषि के जो वैदिक लोग थे उनका लगभग जो व्यवसाय था वो कृषि हेतु बैलों को, भैंस को घरों में पाले जाने की यूज़ के मतलब तौर तरीक़ों से किया जाता था। और इंद्र को वहीं पे जो वर्षा के देवता थे उन्हीं को कृषि का देवता के तौर पर भी उपनाम के तौर पर माना गया है। तो यहाँ पे मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। अब हम आते हैं थोड़ा सा धर्म वाले चीज़ों पे और देखते हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके आपको बताना है। नेमिनाथ, ये जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है। नेमिनाथ अश्व से, अजीतनाथ कलश, पार्श्वनाथ सर्व और मल्लीनाथ सिंह से है। देखिए यहाँ बहुत डेप्थ पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आप कमेंट करिएगा तो बौद्ध और जैन धर्म को सेपरेटली मैं एक टॉपिक पे आपको क्लियर कट सारा कर दूंगा। सो मेरे दोस्त अगर मैं नेमिनाथ की बात करूँ तो नेमिनाथ का जो प्रतीक था, सुमेलित आपसे पूछ रहा है तो नेमिनाथ का तो भैया ये नहीं था। अश्व किसका था, पहले तो आप हमको यही बता दीजिए कि अश्व यानी किसका था। नेमिनाथ का क्या है, सो मेरे दोस्त नेमिनाथ का शंख था। नेमिनाथ का क्या है, वो शंख है। अजीतनाथ की मैं बात करूं तो अजीतनाथ का हाथी था। ठीक, पार्श्वनाथ का तो ये तो आपको पता है कि पार्श्वनाथ का सिंह था, तो सी इज द तो आपका राइट ऑप्शन हो गया। वहीं अगर मैं मल्लीनाथ की बात करूँ तो मल्लीनाथ का सिंह नहीं है, मल्लीनाथ का क्या है, कलश है। ठीक, मल्लीनाथ का कलश है। ऋषभ देव का क्या है, तो ऋषभ देव का बैल है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऋषभ देव क्योंकि इनके रहे हैं और ऋषभ देव का क्या रहा है, बैल रहा है। इसी के साथ में महावीर स्वामी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सिंह किसका है, तो सिंह महावीर स्वामी का है। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। महावीर स्वामी का है ये। क्लियर, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्त, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं या नेक्स्ट कह रहा है कि बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। अब देखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष की मैं बात करूं कि क्या क्या ये सत्य मानते थे, तो महात्मा बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना था। पहली बात तो आप ये जानिए कि दोनों कथन सत्य नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने आत्मा की सत्ता को नहीं माना है और ना ही इन्होंने वेदों की सत्ता को स्वीकार किया है। ठीक है, इसी के साथ ही सबसे मानते हैं कि जो ये है पुनर्जन्म के बजाय एक कर्म फल के सिद्धांत को मानते हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांतों को भी स्वीकार नहीं करते। तो कौन सा कथन सत्य है, तो मेरे दोस्त इसका ऑप्शन डी होगा,
दोनों में से कोई नहीं। ठीक, मतलब ओवरऑल कोई भी नहीं। कौन सा कथन सत्य है? तो कोई भी कथन सत्य नहीं है, क्योंकि दोनों कथन असत्य है, इसलिए डी इज़ द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपकी ओवरऑल जो महाजनपद हैं, महाजनपदों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आमतौर पे एक ही प्रश्न बनता है महाजनपद में कि जनपद जो हैं, दो चीज़, एक तो उनकी राजधानी क्या है और उनका क्षेत्र क्या है और वहाँ का शासक कौन था। बस यही तीन प्रश्न हमेशा आपसे महाजनपद में देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल क्या रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मेरे दोस्त ओवरऑल चेदी की जो राजधानी थी वो अशोक्तिवती थी। ठीक है, सोथिवती ये भी ठीक है। अशमक की राजधानी पोतली थी। अशमक की अगर मैं बात करूं तो अशमक एकमात्र ऐसा है जो कि साउथ इंडिया में था। कहाँ पर था? साउथ इंडिया में था। बाकी सब के सब आपको नॉर्थ रीजन में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर कंबोज की मैं बात करूं तो कंबोज का हाटक है, अंग का राजगृह था। उसके बाद में मैं बात करूं कौशल, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, सॉरी कौशल की बनारस है। कौशल की बनारस नहीं, कौशल की श्रावस्ती, एग्जैक्टली कौशल की श्रावस्ती। काशी का है बनारस, अंग का चंपा, मगध का राजगृह, वज्र का विदेय मिथिला, मल्ल का कुशीनगर या पावा, चेदी का शुक्तिमती। और सबसे खास बात मेरे दोस्त, जो चेदी का शुक्तिमती है मोतियों के लिए बहुत फेमस था। यहाँ के जो मोती थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, और इनका बहुत ज़्यादा मतलब गुणवत्ता के तौर पे बहुत बेहतर माना गया है। ठीक है, और कंधार की जो गांधार की राजधानी रही वो तक्षशिला, और कंबोज की राजधानी हाटक रही है, जो कि ओवरऑल मैं आपको बता चुका हूँ। सो मेरे दोस्त, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 15 का? तो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी इज़ द, सुमेलित नहीं है, बाकी सब के सब सुमेलित हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हर्यक वंश का जो संस्थापक रहा है वो कौन रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है। लेकिन आप कमेंट करेंगे कैसे? तो हर्यक वंश का जो सबसे पहले संस्थापक शासक रहा है वो बिंबसार रहा है। इतिहास में दो व्यक्तियां हैं, एक है बिंबसार और एक है बिंदुसार। बिंबसार हर्यक वंश से संबंधित है जो मगध से है, वहीं पे जो बिंबसार है वो किससे, जो बिंदुसार है वो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, उसका अगला उत्तरादायी है, उत्तराधिकारी है। ठीक है, तो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? कनिष्क। तो कनिष्क मेरे दोस्त ये किस वंश का है? तो आपको पता है कि कनिष्क कुषाण वंश का है। ठीक, कनिष्क कुषाण वंश का है। प्रसेनजित और उदयन और बिंबसार, तो मैंने अभी आपको बताया था कि दो हैं, आपको एक बिंबसार है और एक बिंदुसार है। तो ये तो संस्थापक है। ठीक, ये संस्थापक है, और ये किसका संस्थापक है? हर्यक वंश का। और मेरे दोस्त हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश भी कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। और हर्यक वंश के इसके 3 बेटवा थे, और तीनों एक से बढ़कर एक इसके बेटवा थे। पहला जो था ओवरऑल हर्यक वंश का वो बिंबसार, और बिंबसार का जो अगला उत्तराधिकारी हुआ है वो अजातशत्रु हुआ है। बिंबसार के नेक्स्ट बाद में कौन आया है? वो आया है अजातशत्रु। और अजातशत्रु की अगर मैं बात करूं, 1 सेकेंड, अजातशत्रु, मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्लास है, होगी आपकी, लंबी होगी, बट यकीन मानिए मेरे दोस्त कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अजातशत्रु, और अजातशत्रु के जस्ट बाद में कौन आया था? उदयन आया था। तो बिंबसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने की थी। उदयन ने ही पाटलिपुत्र को एज अ राजधानी के तौर पर आगे बढ़ाया था या उसको यूज़ किया था। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कभी कभी अन्य चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगे, बट मान के चलिए कि उदयन ने पाटलिपुत्र को की स्थापना की थी और मगध साम्राज्य की राजधानी को उसने राजगृह से पाटलिपुत्र की ओर ट्रांसफ़र किया था, स्थानांतरित किया था। सो उदयन इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता है?
तो ओवरऑल आपको पता है कि नालंदा, और नालंदा किसके शासनकाल में रहा है, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिएगा। सो कौन कौन सा मौर्य काल के शिक्षा का सर्वप्रथम माना गया है, तो मौर्य कालों में बनारस, तक्षशिला और उज्जैन, इन तीनों को माना गया है। बनारस, उज्जैन, तक्षशिला और नालंदा को नहीं माना गया। तो नालंदा किसके शासनकाल में रहा है, कमेंट करिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, ये भी करिएगा। नेक्स्ट, भूमिदान आंदोलन नहीं, क्षमा चाहूँगा, भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है नासिक अभिलेख से, नानाघाट अभिलेख से, बेसनगर अभिलेख से, या मेरौली का चंद्रा अभिलेख से। देखिएगा, ये ओवरऑल कुछ अभिलेख हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ अन्य अभिलेखों की मैं बात करूँगा। देखिए, अगर मैं भूदान की बात करूँ तो भूदान का जो सबसे पहला एविडेंस या साक्ष्य के तौर पर हमें मिलता है, तो वो हमें सातवाहनों के शासनकाल में मिलता है। वहीं सातवाहन या आंध्र शातवाहन जो शासक सप्तपर्णी प्रथम रहा है, सातकर्णी प्रथम की जो रानी रही हैं नागनिका, और नागनिका का नानाघाट अभिलेख है, और नानाघाट अभिलेख से पहली बार हमें ब्राह्मण एवं बौद्धों को क्या देने को परंपरा मिली है, भूदान देने की परंपरा मिली है। सबसे खास बात है इसका, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, नानाघाट ये कहाँ पे मिलेगा, तो मेरे दोस्त सातवाहन शासक कौन है, सातकर्णी प्रथम, और सातकर्णी प्रथम की जो धर्मपत्नी रही हैं नागनिका, ये इनका अभिलेख है नागनिका का। और भूमिदान के लिए आप देखेंगे तो पहली बार हमें यहीं से मिलता है, और भूमिदान की वजह से ही भारत में सामंती शासकों का उद्भव हुआ है, सामंती शासक। ठीक है, तो जो ओवरऑल हमें भूमिदान के तौर पे सामंती शासक मिले हैं, उन सामंती शासकों का ओवरऑल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, नागनिका या नानाघाट अभिलेख। अब नासिक अभिलेख के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा। वहीं अगर मैं नासिक अभिलेख की बात करूं तो नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र बालकृष्ण बालश्री का माना जाता है, या बालश्री का है। मैं लिखूं कहाँ, मेरे पास थोड़े से शब्द जगह कम पड़ जाएंगे, तो जो नासिक अभिलेख है ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बालश्री, आप समझ जाइएगा, ये आपका बालश्री का है, जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की असफलताओं को लेकर के, या मैं यूँ कहूँ तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के सैनिक सफलता एवं सातवाहनों के अन्य कार्यों के बारे में ये बताया गया है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ मेहरौली वाला, तो मेहरौली गुप्त काल के से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। बेसनगर का जो अभिलेख है, जो आपको ब्राह्मण धर्म से संबंधित इतिहास में साक्ष्य मिलते हैं, जो भागवत धर्म से मिलता है, वो मेहरौली के स्तंभ लेख से, बेसनगर के स्तंभ लेख से हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले कुछ और भी अभिलेख है वो मैं आपको बता दूं। एक आपको हाथी गुम्फा अभिलेख मिलेगा, जो पहला तिथि रहित अभिलेख माना जाता है। ये कलिंग शासक खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख जो गिरनार है, रुद्रदमन का बनवाया हुआ है, नासिक में बता चुका हूँ। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि समुद्रगुप्त का है। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। और सोहगौरा महास्थान जो अभिलेख है ये चंद्रगुप्त मौर्य का माना जाता है, या अशोक पूर्व अभिलेख के तौर पर हम इसे जानते एवं देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा एक सर्वप्रथम बंदरगाह था। तो ये तो मेरे दोस्त ओवरऑल आप फैक्चुअल डेटा है, आपको पता होगा कि गुप्त काल के पश्चिमी तट पर बंदरगाहों में भाड़ाओ चाहे कल्याण है, कौम्बे, ये कुछ प्रमुख माने जाते हैं। वहीं पे भृगुकच्छ या भाड़ौच पश्चिमी भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाहों के तौर पर था। यहाँ से पश्चिमी देशों के साथ ही में जो भारत के व्यापार संबंध रहे हैं वो भी बहुत उन्नत किस्म के होते थे। सो मेरे दोस्त इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, भाड़ौच, यानी डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। ये भी थोड़ा सा एक फैक्चुअल डेटा ही है, क्योंकि पीसीएस में फैक्चुअल पूछा ही जाता है। तोरमान, मिहिरकुल, सालिया, दंती दुर्ग। तो देखिए दंती दुर्ग की अगर मैं बात करूं या इनके भी, तो हुण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति मानी जाती है। क्लियर, और इनको जो आक्रमण हुआ है वो समुद्रगुप्त या शायद अस्कंदगुप्त, एग्जैक्टली भारत में हुणों का जो आक्रमण है वो अस्कंदगुप्त के शासनकाल में देखने को मिल जाता है। और इसका नेतृत्व खुशनबाज करता था। वहीं पे हुणों का जो नेक्स्ट टाइम पे आक्रमण हुआ है वो तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ था। और तोरमाड़ उसने चंद्रभाग नदी के तट पर
ये ओवरऑल अपना शासन या स्थापन करने में सफल हुआ है। सो मेरे दोस्त इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया? अभी हमने आपको बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ओवरऑल ये किसकी है, समुद्रगुप्त का है। और समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान का उल्लेख उसका जो दरबारी कवि रहा है उसने किया है। ठीक है, सो प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीता। माना जाता है कि उत्तर भारत के 12 और दक्षिण भारत के 9 राज्यों को उसने ओवरऑल जीता था, और इसको जीत को उसने विजय धर्म या धर्म विजय के नाम से संज्ञा दी थी। सो मेरे दोस्त आपका डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, किस शासक ने को ग्रीक लेखकों ने अग्रगीज या जेंद्रमीज के नाम से पुकारा है या जाना है? ठीक, सो अगर आप देखेंगे तो जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे भी सिकंदर है, अशोक है, घनानंद या चंद्रगुप्त है, तो जो अंतिम नंद शासक रहा है वो घनानंद रहा है, और घनानंद सिकंदर के समकालीन था। क्लियर, तो अग्रमीज के तौर पर जिस व्यक्ति को हम जानते हैं वो हम घनानंद को जानते हैं, क्योंकि घनानंद के शासनकाल में ही ओवरऑल चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं को हराया है, और चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराने के बाद में नंद वंश को हटा करके मौर्य वंश की स्थापना की है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसी के समकालीन कौन है, यूनानियों में सिकंदर है। क्लियर, गुप्तचर प्रणाली को वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन है? इंडिका दिव्यावदान। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है जिससे हमें बौद्ध से संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। इंडिका, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र या गार्गी संहिता। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं तो अर्थशास्त्र में क्या बोला गया है, गूढ़ पुरुष कहा गया है गुप्तचर को कहा गया है। मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको जानने में आसानी हो। गूढ़ पुरुष, और किस में कहा गया, अर्थशास्त्र में कहा गया, और ये है किसका, चाणक्य का है, चाणक्य का है। ठीक है, इंडिका मेगास्थनीज की है, ये आपको पता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसके सिक्कों पे सरकार या वासुदेव दोनों हमें अंकित देखने को मिला है? तो आपको पता है जो हिबुक है, हिबुश्क पे आपको देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल नॉर्मल सा फैक्ट है, इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? तो अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो मंदसौर जो प्रशस्ति है ये वत्स भट्टी के द्वारा किया गया है। क्लियर, और जो वत्स भट्टी कुमारगुप्त प्रथम का दरबार में रहता था, मतलब ओवरऑल कुमारगुप्त के, मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। कुमारगुप्त प्रथम के दरबार में क्या था, कवि हुआ करता था। इसने लगभग 472 में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की है, और उसी रचना में वीरसेन साव चंद्रगुप्त द्वितीय के जो युद्ध सचिव माना जाता था वो हुआ करता था। ठीक है, इसी के साथ ही में अगर थोड़ा बहुत आप कालिदास जी को देखेंगे तो कालिदास जी का जो मालविका अग्निमित्रम है, क्या कहते हैं, विक्रम उर्वशीयम है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, ये सारी की सारी रचना किसकी है, कालिदास की मानी जाती है। वहीं पे प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा है, जो ओवरऑल किसका दरबारी कवि माना गया है, वो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है। सो 25 प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। सो टाइम ज़्यादा ना हो इसलिए मैं 25 क्वेश्चन को यहीं पे एंड करता हूँ। कमेंट करिएगा कि इसका नेक्स्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो मैं इस सीरीज़ को पूरा का पूरा कंटिन्यू करूँगा। और हाँ, छोटे छोटे वीडियोज़ में हम लोग अपने इस MCQs को कवर करें, या आप चाहते हैं कि जो 100-150 क्वेश्चन है उन पूरे एक ही वीडियो में कवर किया जाए, सिर्फ मैं आंसर बता के निकलूँ, या जैसे मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ ऐसे मैं डिस्क्राइब करते हुए निकलूँ, इन सारी बातों पर आप अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, जिससे कि मैं इसे आगे कंटिन्यू कर सकूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।